हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है डिसीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो हमारी बोन्स होती हैं और बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें डिसीज जो है कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, डिसीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फिर इस टॉपिक के अंतर्गत जो डिसीज हैं, मतलब बोन और जॉइंट्स में जो डिसीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिसीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आवर स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, वो बना होता है बोन्स और जॉइंट से, यानी हड्डी और जोड़ से जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बना होता है। आगे बात करेंगे। विच जो गिव शेप टू आवर बॉडी एंड हेल्प अस मूव। ये कह रहा है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को शेप देता है, आकार देता है और शरीर को जो है गति कराने में मदद करता है। कहने का मतलब है ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे शरीर को जो है शेप प्रदान करता है और इसी के सहायता से हमारा जो शरीर होता है वो गति कर पाता है या शरीर के गति में जो है मदद करता है। कौन? हमारा स्केलेटल सिस्टम। आगे बात करेंगे। व्हेन कह रहा है कि जब देयर इज एनी प्रॉब्लम इन देम। ये कह रहा है कि जब इसमें जो है कोई समस्या आ जाती है, ड्यू टू मतलब किसके कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो कह रहा है कि जब इसमें कोई समस्या आ जाती है, ये समस्या किसके कारण आती है? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से यानी संक्रमण की वजह से। एजिंग, एजिंग का मतलब होता है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे जो है बूढ़ा होने लगता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जब पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। ओवर इंजरी, ये कह रहा है कि जब इसमें कोई समस्या आ जाती है, यह समस्या किसके कारण होती है? इन्फेक्शन के कारण, एजिंग के कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण और इंजरी इंजरी के कारण जो होती है यह समस्या जो है क्रिएट होती है। इट इज कॉल्ड बोन एंड ज्वाइंट डिसीज। हम इसे जो है बोन और ज्वाइंट जो है डिसीज कहते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी जो है डिसीज ऑफ बोन एंड ज्वाइंट्स के बारे में, थोड़ी सी जानकारी क्या किसे कहते हैं। लेकिन ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये बोन एंड जॉइंट्स में जो डिसीज होती है वो कैसे होती है और किस प्रकार की डिसीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिसीज दी गई हैं इनसे रिलेटेड बोन एंड जॉइंट से, उनके बारे में बात करेंगे। वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और दूसरी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, और तीसरी होती है गाउट। यानी ये तीन डिसीज जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है और इनका संबंध बोन और ज्वाइंट से होता है। तो इनके बारे में हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पैथोफिजियोलॉजी। अगर ये वर्ड इन तीनों डिसीज के पहले लिखा है तो इसका मतलब है कि इन तीनों ही डिसीज में हमको इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करना है। ये नहीं कि सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही बारे में बात करना है, ऐसा नहीं है। इन तीनों के, ये जो तीनों डिसीज है, इन तीनों ही डिसीज के बारे में हमको बात करना है, उनके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में जो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। उससे पहले बात करेंगे इस टॉपिक में, सबसे पहले बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए, आम चाल की बोल भाषा में हम लोग इसे जो है गठिया बाय कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, और इसका संबंध जो होता है बोन और ज्वाइंट से होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है या किसे कहते हैं। देखेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। ये कह रहा है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है वो ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है? स्व प्रतिरक्षा विकार। इसका क्या मतलब होता है? हम जानते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है
वो हमारे शरीर में आए हुए बाहर से आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है, उन्हें किल करने का काम करता है। बाय द वे, यही इम्यून सिस्टम, यही हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है और अपने ही शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं को मारने लगती है। तो उस कंडीशन को हम लोग जो है ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, एक बार फिर देख लेते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होती है वह एक ऑटो इम्यून डिसीज है। आगे बात करेंगे। इन दिस, इसमें क्या होता है, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द जॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, मिस्टेकली मतलब गलती से जो होती है, वो जॉइंट्स पर अटैक कर देती है, आक्रमण कर देती है। तो क्या होता है, विच काजेज मतलब जिसके कारण परमानेंटली मतलब अस्थाई रूप से स्वेलिंग, वहां पर सूजन हो जाएगी जहां हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, एंड पेन एंड स्टिफनेस, और वहां पेन हो जाएगी यानी दर्द रहेगा। स्टिफनेस का मतलब होता है वहां कठोरपन आ जाएगी। एंड कैन लीड, और आगे क्या हो सकता है, टू ज्वाइंट डिफॉर्मिटी ओवर टाइम। और जैसे जैसे समय बीतेगा, ओवर टाइम का मतलब होता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जो जॉइंट्स होती है उनकी आकार क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसी को हम लोग जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में। तो चलिए इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, एक बात हम आपको बता दें, जब भी हम किसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत, उस डिसीज के टाइप के बारे में और उसके इटियोलॉजी के बारे में और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में तो पढ़ना ही है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ही होता है ना कि रोग की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसके टाइप के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखते हैं। मेनली का मतलब होता है मुख्य रूप से। रूमेटाइड अर्थराइटिस इज डिवाइडेड, ये कह रहा है कि मुख्य रूप से रूमेटाइड अर्थराइटिस बटा होता है इनटू टू मेजर टाइप, दो मुख्य प्रकार में, बेस्ड ऑन ब्लड टेस्ट। ये कह रहा है कि ब्लड टेस्ट के आधार पर रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है वो मुख्य रूप से मुख्य दो प्रकार में बटा होता है। लाइक जैसे रूमेटाइड फैक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरएफ, और होता है एंटीसीसीपी, इसका पूरा नाम होता है एंटी साइक्लिक सिटुलिन पेप्टाइड। ये दो प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। इन्हीं के आधार पर जो रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन से दो मुख्य प्रकार होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के। फर्स्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, सेरो पॉजिटिव रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये कह रहा है ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। व्हेन, जब रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज आर फाउंड पॉजिटिव इन ए पेशेंट ब्लड टेस्ट। ये कह रहा है कि जब कोई पेशेंट जो होता है, जब ब्लड टेस्ट करवाता है और उसमें जो होता है, जो रूमेटाइड फैक्टर होते हैं, जो एंटी सीसीपी जो एंटीबॉडीज होती हैं, अगर वो पॉजिटिव अगर पाई जाती हैं, तो इट इज कॉल्ड सेरो पॉजिटिव आर ए, तब हम उसे जो है सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि ये सबसे कॉमन प्रकार का होता है, सबसे सामान्य प्रकार का होता है। जब इसमें कोई पेशेंट ब्लड टेस्ट करवाता है, तो जो रूमेटॉइड फैक्टर होते हैं, जो एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज होती हैं, अगर वो जो है पॉजिटिव अगर पाई जाती हैं, तब हम उसको जो है सेरो पॉजिटिव रेमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें। इन दिस टाइप, ये कह रहा है कि इस प्रकार में सिम्टम आर यूजुअली मोर सेवर। ये कह रहा है कि इस टाइप में जो होता है, जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो प्राय काफी गंभीर होते हैं। एंड देयर इज ए हायर रिस्क, और कह रहा है और यहाँ जो होता है बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जोखिम होता है
ऑफ जॉइंट डैमेज और डिफॉर्मिटी। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रिस्क होता है जॉइंट के डैमेज होने का, और जो जॉइंट होती है वो अपना आकार जो है बदल लेती है, यानी कि जॉइंट के आकार बदलने में और उसके डैमेज होने में काफी ज्यादा यहाँ पर जो है रिस्क होता है। ये तो बात हो गई सेरोपॉजिटिव रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में। तो चलिए इसके दूसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सेरोनेगेटिव रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इफ ए पेशेंट, ये कह रहा है अगर एक पेशेंट हैज ऑल द सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये कह रहा है अगर एक पेशेंट है उसमें जो है सभी रूमेटाइड अर्थराइटिस के सिम्टम यानी लक्षण जो है पाए अगर जाते हैं, जैसे सच एज मतलब होता है जैसे ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग और वहां पर सूजन हो, एंड स्टिफनेस और वहां पर जो है कड़कपन हो, बट देयर ब्लड टेस्ट फॉर ए आरएफ और एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज कैम बैक नेगेटिव। ये कह रहा है अगर कोई पेशेंट है और उसमें जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस के सभी अगर लक्षण पाए जाते हैं जैसे ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, बट अगर वो अपना जो है ब्लड टेस्ट करवाता है और वहां पर आर एफ फैक्टर जो होते हैं, रूमेटाइड जो फैक्टर होते हैं और एंटी सीसीपी जो होते हैं, बॉडी जो होती है, अगर वो नेगेटिव आती है तो इट इज कॉल्ड सेरो नेगेटिव आर ए, तब हम उसको जो है सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इसमें जो है दिस इज ए बिट डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस। ये कह रहा है इसकी डायग्नोसिस करने में, इसकी जांच करने में बड़ी कठिनाई आती है, बट ओवर टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इट कैन लेटर चेंज इनटू सेरो पॉजिटिव आरए इन सम पेशेंट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता है कुछ पेशेंट जो होते हैं वो सेरो पॉजिटिव में बदल जाते हैं, यानी कि जांच में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कुछ पेशेंट जो होते हैं वो सेरो पॉजिटिव रूमेटाइड अर्थराइटिस में बदल जाते हैं। ये तो बात हो गई जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस के टाइप के बारे में। अब हम बात करेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस के इटियोलॉजी के बारे में। ये इटियोलॉजी वर्ड क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। ये कह रहा है कि हम ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जो है फैक्टर होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखेंगे मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर, यानी एक फैक्टर नहीं होता, एक कारक नहीं होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस डिसीज को उत्पन्न करने में। बात करेंगे दैट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, मल्टीफैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब दैट मीन्स इसका मतलब है इट इज नॉट काज्ड बाय सिंगल रीजन। ये कह रहा है इसका मतलब होता है कि जो कारण होता है वो सिंगल रीजंस के वजह से नहीं होता है, बट बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर। इसमें जो होता है मल्टीपल फैक्टर जो है जुड़ते हैं, यानी इस डिसीज के कारणों में, यानी इस डिसीज को होने के लिए जो है बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं एक साथ जुड़ते हैं, तभी रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होती है वो क्रिएट होती है। बात कर लेंगे कौन कौन से होते हैं। जेनेटिक फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और हार्मोनल फैक्टर होता है। इन्वायरमेंट में आते हैं हमारे इन्फेक्शन और स्मोकिंग आते हैं। इन्हीं की वजह से जो होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये तो बात हो गई जो है इटियोलॉजी के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना, वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के पैथोफिजियोलॉजी यानी कि पैथोजेनेसिस के बारे में जो है बात करनी है। अभी आप प्लीज वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के पैथोफिजियोलॉजी यानी पैथोजेनेसिस के बारे में। ये जो आप दो वर्ड देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के पैथोफिजियोलॉजी यानी उसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। लेट अस का मतलब होता है आइए, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझते हैं। आइए समझते हैं कंप्लीट पैथोजेनेसिस, यानी पूरी पैथोजेनेसिस स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है समझेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस को स्टेप बाय स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रिगर इवेंट। यहाँ ट्रिगर का मतलब होता है उत्तेजनशील, इवेंट का मतलब होता है घटना। यानी ये जो उत्तेजनशील की जो घटना होती है वो कैसे स्टार्ट होती है उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन मतलब जब, इन्वायरमेंट फैक्टर ये कह रहा है कि जब वातावरणीय फैक्टर जैसे स्मोकिंग ओवर इन्फेक्शन ट्रिगर, ये कह रहा है कि जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे स्मोकिंग और इन्फेक्शन जो है ट्रिगर कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं एंड ऑटो इम्यून रिस्पांस, ये कह रहा है कि जब वातावरणीय फैक्टर जैसे स्मोकिंग और इन्फेक्शन जो होते हैं वो ऑटो इम्यून को जो है गड़बड़ा देते हैं या हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को जो है गड़बड़ा देते हैं, क्या होता है एक्टिवेट टी सेल एंड बी सेल। तो क्या होता है जो हमारी टी सेल होती हैं, ऑटो इम्यून की ये सेल होती हैं, ये जो टी सेल होती हैं और बी सेल होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। तो क्या करती हैं, अटैक द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या करती हैं, जो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन्स होता है उस पर अटैक कर देती हैं ऑफ द जॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, उसी के ऊपर ये टी सेल और बी सेल जो होती हैं वो अटैक कर देती हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई जो है थ्योरेटिकल, लेकिन हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं ये कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये होता है ईई। ईई का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी वातावरण से इन्फेक्शन या स्मोकिंग जब आता है हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, क्या करता है ऑटो इम्यून जो सेल होती हैं या ऑटो इम्यून जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी का उसको जो है ट्रिगर कर देती हैं, उत्तेजित कर देती हैं। इस ऑटो इम्यून में सिस्टम में या सेल में जो सेल पाई जाती होती हैं बी या टी सेल होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। जब एक्टिवेट हो जाती हैं ये होता है हमारा जॉइंट्स, दो हड्डियों के जो खाली जगह होता है या दो हड्डियां जहाँ फिट होती हैं हम उसको जॉइंट्स कहते हैं। ये होती है हमारी जॉइंट्स। इसी जॉइंट्स के ऊपर होता है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये बी और टी सेल जो होती हैं वो अटैक कर देती हैं। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टेप होता है सिनोवाइटिस या स्टार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी सिनोवाइटिस का मतलब होता है जो साइनोवियल हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाना, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी सूजन की जो है शुरुआत हो गई है। बात करेंगे कैसे, ड्यू टू द अटैक। ये कह रहा है कि जैसे ही अटैक होता है द लाइनिंग ऑफ द ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट के लाइनिंग होते हैं बिकम सिवियरली इन्फ्लामेड। ये कह रहा है कि जैसे ही अटैक होता है जो ज्वाइंट के लाइनिंग होते हैं वो गंभीर रूप से सूज जाते हैं। सिवियरली का मतलब होता है गंभीर और इन्फ्लामेट का मतलब होता है सूज जाना। वही कह रहा है कि जैसे ही अटैक होता है जो ज्वाइंट के लाइनिंग होते हैं वो गंभीर रूप से सूज जाते हैं। आगे क्या होता है, एक कंडीशन नोन एज साइनोवाइटिस। इसी कंडीशन को हम लोग जो है साइनोवाइटिस कहते हैं। आगे बात करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये कह रहा है इस प्रक्रिया के दौरान इन्फ्लामेटरी केमिकल सच एज, ये कह रहा है इस प्रक्रिया के दौरान जो इन्फ्लामेटरी केमिकल होते हैं, ये इन्फ्लामेटरी केमिकल क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो सूजन लाने का काम करते हैं। आगे बात करेंगे सच एज, वो कौन कौन से होते हैं, TNF अल्फा, IL-1 और IL-6। IL का मतलब होता है इंटरल्यूकिन, आर रिलीज, वो जो है निकलने लगते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, यानी अधिक मात्रा में। कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया के दौरान इन्फ्लामेटरी केमिकल जैसे TN अल्फा और IL-1 और IL-6 जो है रिलीज होते हैं अधिक मात्रा में। ये तो बात हो गई जो है थ्योरी रूप में। तो चलिए इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये हमारी होती है बी और टी सेल। ये बी और टी सेल जो होती है जैसे ही ज्वाइंट के लाइनिंग पर अटैक करती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है,
सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो यहाँ पर जो है कुछ केमिकल निकलते हैं। यही केमिकल जो है उस सूजन को लाने का काम करते हैं। वो कौन से केमिकल होते हैं? वो होते हैं टीएन अल्फा और IL-1 और IL-6। ये जो है लार्ज अमाउंट में निकलने लगते हैं, जिसके कारण जो होता है जॉइंट के लाइनिंग पर जो है सूजन आ जाती है गंभीर रूप से। ये तो बात हो गई जो है डायग्राम के थ्रू। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके जो है अगले स्टेप के बारे में, वो है पैनस फॉर्मेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन, ये कह रहा है कि लगातार इन्फ्लामेशन रहने के कारण जो होता है द साइनोवियल लाइनिंग, जो साइनोवियल लाइनिंग होती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, बीकम जो होती है हैवीली थिकन। जो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है वो जो है हैवी यानी थिकन हो जाती है, गंभीर रूप से जो है मोटी हो जाती है। एंड और क्या होता है ट्रांसफॉर्म, और अपना रूप जो है बदल लेती है इनटू ए ट्यूमर। किस रूप में चली जाती है? ट्यूमर के रूप में जो है चली जाती है। ट्यूमर कैसा होता है? वो गोल जैसी संरचना होती है। वही कह रहा है लाइक जैसे ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन का मतलब होता है गोल जैसी संरचना। ये कह रहा है कि जब लगातार जो है सूजन रहेगी, जो साइनोवियल की लाइनिंग होती है वो काफ़ी जो है मोटी हो जाएगी या काफ़ी भारी हो जाएगी, या अपना रूप जो होती है वो बदल लेगी किसमें? ट्यूमर जैसे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो गोल-गोल जैसी संरचना में जो है बदल जाती है। आगे क्या होता है? बिगिन्स टू सेपरेट इनसाइड द जॉइंट्स, और जो जॉइंट्स होते हैं वो इसके अंदर जो पूरी तरीके से जो है फैल जाती है। ये तो बात हो गई जो थर्ड स्टेप के बारे में, पैनस फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अगले स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कार्टिलेज एंड बोन डिस्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? जो कार्टिलेज होती है, जो बोन होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो कार्टिलेज और बोन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी होती है बोन, हड्डी, और ये हड्डी जो होती है एक पैड लाइट डिस्क पर जो है लगी रहती है या फिट रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। यही जो है धीरे बोन और कार्टिलेज जो होती है वो धीरे-धीरे जो होती है नष्ट होने लगती है। कैसे होने लगती है? बात करते हैं। पैनस रिलीज हार्मफुल एंजाइम। जो पैनस बना है, जो ग्रेनुलेसा बना है छोटा-सा, वो क्या करता है? हार्मफुल माने हानिकारक एंजाइम को रिलीज करता है, निकालता है, दैट जो इरोड का मतलब होता है गलाना, एंड डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, द कार्टिलेज एंड बोन। ये कह रहा है कि ये जो पैनस जो होता है वो हार्मफुल एंजाइम निकालता है, जो बोन और कार्टिलेज को जो होता है गलाने लगता है, नष्ट करने लगता है विदिन द जॉइंट। कहाँ पर? जॉइंट के अंदर, यानी कि जो जोड़ होता है उसके अंदर जो बोन और जो है हमारी जो कार्टिलेज पाई जाती है, जिनसे जो पैनस होता है, जो हार्मफुल एंजाइम निकाला है, ये जो होता है इन दोनों को, कार्टिलेज और बोन को जो है वो नष्ट करने लगता है, गलाने लगता है जॉइंट्स के अंदर। आगे बात करेंगे क्या होता है? दिस प्रोसेस मतलब यह जो प्रक्रिया होती है, दिस प्रोसेस मतलब यह प्रक्रिया, लीड मतलब आगे क्या करती है? टू बोन इरोजन। यह जो प्रक्रिया होती है आगे क्या करती है? जो बोन होता है उस पर जो है कटाव होने लगता है, या वहां पर जो है छिलाव होने लगता है। ये तो बात हो गई जो है इस स्टेप के बारे में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगले स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, वो है जॉइंट डिफॉर्मिटी। जॉइंट डिफॉर्मिटी का मतलब होता है जो जॉइंट्स होते हैं वो अपना आकार जो है बदलने लगता है, या उनका आकार जो होता है बदलने लगता है। कैसे बदलने लगता है? तो चलिए देख लेते हैं। व्हेन द कार्टिलेज, कह रहा है कि जब कार्टिलेज इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, ये कह रहा है कि जब कार्टिलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, द बोन बिगिन टू रब अगेंस्ट ईच अदर। ये कह रहा है कि जैसे ही कार्टिलेज जो होती है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो जो बोन होती है वो क्या करने लगती है? रब करने लगती है, रगड़ खाने लगती है अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में। ये देखिए, ये यहाँ पर होता है, इस लाइन को हम यहाँ से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी होती है बोन। इस बोन के नीचे जो होता है पैड लाइक एक संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं कार्टिलेज। जब ये कार्टिलेज नष्ट हो जाएगा तो इसके अंदर के जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी खत्म हो जाएगा भाई। तो ये जब खत्म हो जाएंगे ये दोनों, तो ये बोन जो होती है एक दूसरे के ऊपर जो है रगड़ करने लगती है अगेंस्ट, मतलब एक दूसरे पर जो है रगड़ करने लगी, तो वही कह रहा है। तो आगे क्या होगा? ग्रेजुअली 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 का मतलब होता है धीरे धीरे,
द जॉइंट बिकम डिस्प्लेट। जो धीरे-धीरे क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी अपने स्थान से जो है हट जाते हैं। तो क्या होगा? काजिंग, मतलब जिसके कारण द फिंगर वर जॉइंट टू बिकम डिफॉर्मेट। जो फिंगर होती हैं, जो उँगलियाँ होती हैं, जो जोड़ होते हैं, वो आगे क्या हो जाएँगे? उनकी शेप जो है बदल जाएगी एंड लूज़ देयर मोबिलिटी इंटरली। ये कह रहा है कि जो फिंगर और जॉइंट होते हैं, उनका जो आकार है बदल जाएगा और लूज देयर मोबिलिटी इंटरली। इंटरली का मतलब होता है जो उनके अंदर जो गर्शियता पाई जाती है जॉइंट्स के अंदर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में। तो हमने इसको जो है आपको बड़े अच्छे से डायग्राम और जो है थ्योरी की सहायता से जो है कंप्लीट रूप से जो है समझा दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।